हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हम यह वीडियो क्लास 12th मैथ के छात्रों के लिए बना रहे हैं। यह हमारा वेक्टर 2 होगा, वेक्टर पार्ट 2 होगा। देखिए, पिछले वेक्टर पार्ट 1 में जो है हम लोग निगेटिव वेक्टर को पढ़ चुके थे, ऋणात्मक सदिश को पढ़ चुके थे। जस्ट उसके आगे हम पढ़ने चल रहे हैं। देखिए, अगर इन सब बेसिक कॉन्सेप्टों को हम नहीं देखेंगे तो जान लीजिए कि हमारा जो वेक्टर है ये तो डिस्टर्ब रहेगा ही रहेगा। अगला जो चैप्टर है 3D वो भी डिस्टर्ब रहेगा। तो इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीख लीजिए और सबको समझ में आएगा। हमारे चैनल पर निश्चित तौर पर समझ में आएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से सीखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम जो इसमें पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ने चल रहे हैं। एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। तो एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर देखिए क्या होता है, सदिशों के योग का नियम। इसको हिंदी में बोलते हैं सदिशों के योग का नियम। यहां लिख दे रहे हैं सदिशों के योग का नियम। योग माने जोड़ का नियम। एक मिनट हम थोड़ा सा देख लें वीडियो में ऊपर तक आ रहा नहीं आ रहा कि कट रहा है। ठीक, तो चलिए, आ रहा है, तिरछा तिरछा आ रहा है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अब एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को देख लीजिए। अब एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर माने सदिशों के योग का नियम। दो सदिश कैसे जोड़े जाते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ करना नहीं। सबसे पहले हम त्रिभुजों के योग का नियम पढ़ते हैं। त्रिभुजों के योग का सदिश नियम, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन। तो देखिए, एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सदिश योग का नियम, त्रिभुजों के सदिश योग का नियम। इसका हिंदी पहले हम लिख देते हैं, ठीक है। त्रिभुज के सदिश योग का नियम। योग का नियम, इसको ध्यान से देखिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। मान लीजिए ऐसे एक वेक्टर है। वेक्टर में आप लोग जानते ही, हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इसमें दो पॉइंट होते हैं। एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक टर्मिनल पॉइंट होता है। मान लीजिए इनिशियल पॉइंट ए है और ए क्या हो गया, टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो ए भी एक वेक्टर है। अब एक दूसरा वेक्टर है जो इसी से जुड़ता है। ध्यान दीजिए, हम अलग कलर से इसको कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे एक दूसरा वेक्टर है जो BC है, ठीक है, BC। अब BC में देखिए, BC जो वेक्टर है, वेक्टर BC में B इनिशियल हो जाएगा और C टर्मिनल हो जाएगा। और AB में A इनिशियल हो जाएगा और B टर्मिनल हो जाएगा। मतलब A प्रारंभिक बिंदु होगा और B अंत बिंदु होगा। तो इनको देखिए, ऐसे अगर दो भुजाएं जुड़ी हुई हैं, ऐसे AB है और AC है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में प्रारंभिक बिंदु है, अंत में क्या है, अंत में अंत बिंदु है, टर्मिनल पॉइंट है। तो अगर हम इनको ऐसे मिला दें तो देखिए, ये जो वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर AB का मान A है और वेक्टर BC का मान B है, तो भैया AC का एक वेक्टर AC बना, एक वेक्टर क्या बन गया, AC। देखिए रेड से है, रेड से हमने लिख दिया। तो AC का मान जो होगा, इन्हीं दोनों भुजाओं को जोड़ लीजिए, यही हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये इनका योगफल बताएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के सदिश योग का नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखिए। अब इसको थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाइए। मान लीजिए, ठीक, अब इसको हम A और B मिटा देते हैं, A और B मिटा देते हैं। A B का इसका यहाँ पर काम नहीं। ऐसे देखिए, अब इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखिए। जैसे आपने वेक्टर A लिखा, AB है और AB में क्या जुड़ा, प्लस BC जुड़ा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे। वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC बराबर AC। A से शुरू हुआ है और C पर ख़त्म हुआ है, तो वेक्टर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। फिर से देखिए, फिर से इनको समझिए। ऐसे लिखेंगे AB प्लस BC फिर इक्वल टू AC।
इनको अच्छे से आना चाहिए। अब एक दूसरे तरीके से इनको देख लीजिए। देखिए कोई ज़रूरी नहीं आप ऐसे दिशा उसा मत देखिए, इसमें कभी भी त्रिभुज में भले दिशा निर्धारण हो लेकिन आप दिशा मत देखिए, जैसा ज़रूरी आप समझिए वैसे इसमें कर सकते हैं। मतलब दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है। लेकिन हाँ एक चीज़ ये करना है, इसका प्रारंभिक और अंत बिंदु, प्रारंभिक वाला प्रारंभिक रहेगा, अंत वाला अंत रहेगा। अच्छा चलिए इसको हम समझाते हैं। जैसे किसी बच्चे ने ऐसे चला, ऐसे लिखा, कहा बी से ए की ओर एक ही दिशा में चलते जाइए, यही दिशा देखना है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी इधर है और फिर बी सी इधर है तभी ए बी धन बी सी बराबर ए सी लिखिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। दो भुजाओं को बी ए और प्लस ए सी, ऐसे ए सी, ऐसे आप दिशा मेंटेन रखिए। बी ए प्लस ए सी बराबर बी सी बराबर वेक्टर बी सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए भी सही है, ठीक है, ए भी सही था। जैसे हमने लिखा था वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू ए सी। इनको अच्छे तरीके से समझिए। अब फिर से देख लीजिए, एक बच्चे ने तो ऐसे लिख दिया वेक्टर सी बी, आप लोग बताइए वेक्टर सी बी और वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर बी ए योग कर दिया, तो ये बराबर किसके होगा? तो देखिए ऐसे आया ऐसे आया, ए बराबर कहाँ से चला है? यहाँ से चला है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, सी से स्टार्ट हुआ, सी बी और बी ए एक क्रम से है, लगातार ऐसे दो भुजा है, लगातार दो भुजा है, तो ए बराबर हो जाएगा सी ए। ठीक है, ऐसे सब लोग कर सकते हैं। किसी बच्चे ने ऐसे कर दिया ए सी लिख दिया, ए सी और प्लस सी बी तो बराबर क्या हो जाएगा? ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी इक्वल टू ए बी। ये सब रूल सही है भैया जी। कहीं भी अगर ऐसे दो भुजाओं का योग कर लीजिए, लेकिन लगातार हो, दो भुजाएं लगातार हों, ठीक है, एक ही दिशा में जा रही हो, ऐसे हो, तो बराबर जहाँ से शुरू किए और जहाँ पर समाप्त किए उनको लिख दीजिए, वेक्टर बनाकर वेक्टर ए सी लिख देंगे। तो देखिए हम आगे चलते हैं इनको, तो सदिश त्रिभुज के सदिश योग का नियम यही होता है। एक बार फिर से आप देख लीजिए इनको, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे एक त्रिभुज है, ठीक, ऐसे है, ऐसे लिखा है ए बी सी, बस हमने अब दिशा ही नहीं दिया, तो अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए बी, दिशा यहाँ पर दे दिए ए बी, अब ए से बी तक गए और बी से सी तक चलिए, तो वेक्टर बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू वेक्टर ए सी। देखिए ऐसे हुआ, तो शुरुआत आपने यहाँ से किया और समाप्त यहाँ पर किए, तो ये प्रारंभिक और अंत मिला लीजिए, वही इनका परिणामी हो जाएगा, वही इनका योगफल हो जाएगा। इन दोनों का योगफल इसी के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और हमने आपको बताया था, वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी, हमने बताया था अभी पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अगर कहीं ऐसे पी क्यू है, जस्ट लास्ट में निगेटिव वेक्टर में बताया था, अगर वेक्टर पी क्यू है तो इसको वेक्टर क्यू पी लिख सकते हैं, लेकिन सामने माइनस लगा दीजिए। आपको हमने बताया था ऐसे, अगर कहीं ए बी है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी ए बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन सामने ऋणात्मक लगा दीजिए। अगर पीछे वाला आगे वाला पीछे लिख देंगे तो ऋण लगाना पड़ेगा, चिन्ह उल्टा कर देना पड़ेगा, निगेटिव में हमने बताया था। तो यही चीज़ यहाँ पर भी देखिए, तो सी को हमने आगे कर दिया, ए को बाद में कर दिया। अब इनको इधर ले आइए, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए। तो देखिए सदिशों के योग का जो है यही रूल हो गया। कभी कभी ऐसे जो है, कभी ऐसे आपकी परीक्षाओं में एक नंबर में पूछ लिया जाता है, यूपी बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो कुछ करने नहीं है, आप ऐसे किसी भी भुजा को लेकर करिए, आ जाएगा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। आप इधर से भी करेंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर जीरो बचा। जब ए इधर आ गया तो कुछ नहीं बचा, तो जीरो बचा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। अब हम चलते हैं त्रिभुज के सदिश योग का नियम, हमको लगता है सबको आ गया है। ठीक, अब हम चलते हैं पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम चलते हैं पैरालेलोग्राम ठीक, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे समांतर चतुर्भुज के
सदिश योग का नियम, सदिश योग का नियम, सदिश योग का नियम। तो इसमें देखिए क्या करना होता है भैया ना, कि समांतर अगर कोई चतुर्भुज है तो उसके योग का नियम हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए एक भुजा ऐसे आपको दी गई है, चलिए वेक्टर ए हमने मान लिया, वेक्टर ए मान लिया। दूसरी भुजा ऐसे दे दी गई है यहीं से, ठीक, इसको भी वेक्टर, इस वेक्टर बी मान लिए। तो देखिए इस चतुर्भुज के योगफल का नियम क्या होगा। तो इस चतुर्भुज के योगफल का नियम देखिए यहाँ पर, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ऐसे समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए इनकी दो भुजाएं दे दी गई हैं, इनकी दो भुजाएं आपको दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर अगर दो भुजाएं दी गई हैं तो इनके योग का नियम जो होगा, इनका योग जो होगा वो इसी कोने से होकर निकलेगा, यहाँ से होकर निकलेगा, ठीक है, यहाँ से होकर निकलेगा। जो इसका विकर्ण बन रहा है यहाँ पर, यहीं से होकर निकलेगा। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही इनका योग होगा, इनका योग वही विकर्ण ही होगा। फिर से सुन लीजिए, अगर अगर कोई पैरालेलोग्राम, कोई समांतर चतुर्भुज दिया गया है और उसकी दो भुजाएं दी गई हैं, एक भुजा ए और दूसरी भुजा ए, दो ही भुजा मेन होता है, ठीक है। अब बी जितना होगा उतना बी इसका भी मान होगा, ए इधर है तो वेक्टर ए इधर भी है, ठीक है। अब इनका योग जो होगा इन दोनों भुजाओं के, इन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा। इनका परिणामी इसी बीच से होकर निकलेगा, ठीक है। तो इसमें हमको कुछ करना नहीं होता है, तो ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इधर से भी आप देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बीच से आ रहा है, ठीक, कहीं से भी आएगा। अगर इनका योग ज्ञात करना है ना तो कुछ करना नहीं है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख दीजिए तो इस विकर्ण का भी योगफल आ जाएगा, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के योग का नियम हम लोग पढ़ लिए, ठीक। इसी चीज़ को फिर से देखिए, मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज ऐसे दिया गया है, ऐसे दे दिया गया समांतर चतुर्भुज, ठीक। और हमने ये कहा कि मान लीजिए इसका मान जो है वेक्टर ए है, इसका मान वेक्टर बी है, तो निश्चित तौर पर इन दोनों का योग जो होगा वो यहीं से होकर निकलेगा, अर्थात वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको आसानी से आप लोग ऐसे समझ जाइए, ठीक। अब चलिए हैं, इसमें कुछ नहीं है, एकदम बहुत सिंपल तरीका है, ठीक। अब हम चलते हैं आगे पढ़ेंगे पॉलीजन, पॉलीजन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। बहुभुज के सदिश योग का नियम। तो देखिए बहुभुज के सदिश योग का नियम तो हमको फिलहाल यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुभुज है भैया ना, यहाँ पर देखिए जैसे ऐसे एक, मान लीजिए एक ऐसे है, फिर ऐसे कोई भुजा गया, फिर ऐसे गया, बहुभुज माने जिसमें ढेर सारी भुजाएँ हैं, फिर ऐसे गया, ठीक। अब देखिए इनका जो नियम, मान लीजिए ए है, ए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है, बहुत सारी भुजाएं हैं। तो देखिए इनका जो योग होगा वो इधर से इधर होगा, यही योग होगा। इन सबका जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा भैया ना, वो यही होगा, यही भुजा होगी, ठीक। और इसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ठीक। तो अब हम चलते हैं भैया, इसमें 3D के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। 3D के बारे में, 3D जो चित्र होता है उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। अगर आपने कक्षा 11 में नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, निश्चित तौर पर समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा हम चर्चा उस पर नहीं करेंगे। तो देखिए 3D के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, एक बार 3D के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3D को पढ़ने से देखिए, जैसे हम लोग 2D अभी तक जो हम लोग चित्र बना रहे थे वो 2D का बना रहे थे। हालांकि 3D कक्षा 11 में पढ़ाया गया है, तो जो लोग पढ़े हैं वो तो परिचित हैं, लेकिन जो नहीं परिचित हैं तो वो थोड़ा सा परिचय ले लें। यहाँ पर पहले तो 2D समझें। 2D में देखिए दो अक्ष होता था, एक x डैश, ठीक है, और एक y डैश, ठीक। एक x एक्सिस होता था, एक y एक्सिस होता था, और ये जो पॉइंट है वो हमारा ओरिजिन, मूल बिंदु होता था, ठीक है। होता था नहीं, होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए होता है, तो ये होता है, ये 2D में होता है। 3D में क्या होता है, अच्छा एक चीज़ और है, इनके बीच में सबके बीच में 90-90 डिग्री का राइट एंगल बनता है, 90-90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए तो 2D हो गया। 3D में क्या है, 3D की देखिए 3D ऐसे होगा भैया, ऐसे इसमें 3 अक्ष होंगे, 3 एक्सिस होंगे 3D में। ये मूल बिंदु होगा, ये जैसे हमारा ये मान लीजिए हमने इसको x अक्ष माना है, ठीक, हर बार हमें x अक्ष मानेंगे। आप किसी को x मान सकते हैं, किसी को y, किसी को z, लेकिन सवाल लगाते लगाते हम हर बार इसको x मानेंगे, इसी को y मान लिए, और ये हमारा कौन सा अक्ष हो गया, z अक्ष हो गया। देखिए इसमें हम देखिए बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस उतना ही चर्चा करेंगे जो आगे पढ़ने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारा ज्ञान छिपा हुआ है। तो ये 3D हो गया, इसमें 3 अक्ष हो गया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष। तो एक चीज़ और है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, कोई बिंदु x अक्ष पर है, अक्ष पर है, कोई बिंदु, आप इसको समझ जाइए, कोई बिंदु x अक्ष पर है। तो जब x अक्ष पर है तो इसका निर्देशांक देखिए क्या होगा, x 0 0 होगा, ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अगर x अक्ष पर है तो x 0 0 होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा चीज़ देख लीजिए, अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है, कोई कहीं भी y अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक देखिए, अगर y एक्सिस पर है तो 0 y 0 होगा, y एक्सिस पर है तो y का मान होगा, बाकी अन्य 2 मान 0 होंगे। इसको याद कर लीजिए, नहीं पढ़े हैं तो। अगर कोई बिंदु मान लीजिए z अक्ष पर है तो इसका 0 0 z होगा, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए, अगर कोई बिंदु z अक्ष पर है तो उसका ये देखिए, इसमें जो देखिए 2D में क्या करते हैं, हमारे 2 निर्देशांक होते हैं x, y, क्योंकि 2 अक्ष होते हैं x y 2D में। 2D माने जब x अक्ष ऐसे चित्र बनता है, ठीक है, इसको समझ लीजिए। लेकिन 3D में कितने अक्ष होते हैं, 3 होते हैं, जैसा कि आपने अभी पढ़ा x y z। तो इसके देखिए, इसके 2 निर्देशांक x y और इनके निर्देशांक x y z होते हैं। ऐसे आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो x का मान तो होगा, लेकिन y और z का मान हमेशा जान लीजिए 0 होगा। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो y का मान तो होगा, लेकिन x और z का मान 0 होगा। अगर कोई बिंदु z अक्ष पर है तो ये जान लीजिए x और y का मान होगा, लेकिन z का मान 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई बिंदु चतुर्थांश, जैसे अच्छा इसमें 3 प्लेन बनते हैं, ध्यान में रखिए। ये देखिए x y प्लेन है, ये y z प्लेन है, ये z x प्लेन है। अच्छा इन तीनों अक्षों के बीच में भी भैया 90-90 डिग्री का कोण होता है, 90-90 एंगल बनता है। ये भले देखने में थोड़ा ऐसे वैसे लग रहे हैं, इनको आप संकल्पना से जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम आपको चित्र यहाँ पर दिखा रहे हैं, ऐसे हमने 3 मार्क कर लिया, ऐसे ही देखिए अच्छा होता है, ऐसे ही देखिए तीनों, इनको ध्यान से देखिए। हम फिर से इसको हम ज़रूर आपको एक चित्र बनवा के लाएंगे, ठीक है, किसी बढ़ई कारपेंटर से बनवा के लेकर आएंगे, आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए तीनों अक्ष हैं। मान लीजिए ब्लैक वाला x अक्ष है, y अक्ष मान लीजिए रेड वाला है, ब्लू वाला z अक्ष है। तो इन तीनों के देखिए किसी भी 2 अक्ष के बीच में देखिए तो आपको 90 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप अच्छा इनको आप थोड़ा दिमाग से ही सोच सकते हैं। 3D चित्र जो होता है वो बोर्ड पर या कहीं ऐसा ओरिजिनल तरीके से एकदम पूरा फॉर्म में नहीं बन सकता है, उसको जब तक आप दिमाग में नहीं सोचेंगे तब तक नहीं। यहाँ पर हमने देखिए एकदम एग्जैक्ट बना दिया है, यही होता है। चलते हैं हम एक दूसरा बनाते हैं, आपको हम कुछ चीज़ें दिखाते हैं। इसको देखिए, इसको हमने ऐसे तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री का कोण है, और इसी के ऊपर, अब इसको देखिए, इसी के ऊपर हमने ए लगा दिया, ठीक। ए ऐसे हैं कि इन 2 में से किसी भी 2 को लीजिए तो उनके बीच में 90 डिग्री का कोण आएगा। इनके बीच में 90 डिग्री, इनके बीच में 90 डिग्री, इनके बीच में 90 डिग्री,
90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल रहेगा। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से आप जान लीजिए। अगर जब तक दिमाग में इनके चित्र को नहीं बनाना सीखेंगे तब तक डिस्टर्ब रहेंगे। तो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में दिखा रहे हैं, आप देखिए इसको। ये मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। किसी को कोई भी अक्ष माना जा सकता है और दो अक्षों के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो इसी को हमने बोर्ड में बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए इसको। ठीक है, तो अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, इसको याद कर लीजिए। कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर है, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई करता है, तो उसका निर्देशांक क्या होगा? एक्स होगा, एक्स का मान होगा, लेकिन वाई और जेड का मान 0 होगा। अगर कोई बिंदु वाई एक्सिस पर लाई करता है, ठीक है, तो अगर ये वाई एक्स पर है तो उसमें वाई का मान होगा, बाकी एक्स और जेड का मान 0 होगा। अच्छा, एक चीज़ ऐसे जेड में भी समझ गए आप कि जेड का मान होगा, बाकी अन्य 0 होगा। अब इसमें देखिए प्लेन होते हैं, ए एक्स वाई प्लेन होता है, ए वाई जेड प्लेन हुआ है। ठीक है, तल, प्लेन माने तल, ए एक्स वाई तल है, ए वाई जेड तल है, ए एक्स जेड तल है। तो देखिए तल में अगर कोई बिंदु है, अभी तो अक्ष पर ये पॉइंट थे, मान लीजिए कोई तल में कोई बिंदु है, जैसे सपोज कीजिए कि एक्स वाई प्लेन में कोई बिंदु है, ए एक्स वाई प्लेन में कोई बिंदु। ठीक, तो इसका निर्देशांक क्या होगा? ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई प्लेन इज इक्वल टू, तो एक्स वाई प्लेन का या तल का निर्देशांक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, अभी समय नहीं है, ऐसे ही एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए अगर एक्स वाई तल में है तो इसका मान एक्स वाई कामा 0 होगा। ठीक है, एक्स वाई तल में है तो इसका मतलब एक्स का मान वाई का मान होगा और जेड का मान क्या होगा? 0 होगा। अगर वाई जेड प्लेन में है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, तो यहाँ पर देखिए वाई जेड में है तो एक्स का मान होगा और वाई जेड होगा। ठीक, ध्यान से देखिए, अगर एक्स जेड प्लेन में है तो इसमें देख लीजिए एक्स का मान होगा, ठीक, और 0 वाई का मान 0 होगा और जेड का मान होगा। तो जिस प्लेन में रहेगा वो मान आएंगे। ठीक है, और जो प्लेन इसमें नहीं, जैसे एक्स जेड प्लेन हो गया तो इसमें वाई नहीं आता तो वाई का मान 0 होगा। एक बार हम सरसरी तौर से सब लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे एक्स वाई तल का निर्देशांक एक्स वाई का मान 0। अब देखिए ऐसे लिख लीजिए वाई जेड तल का निर्देशांक, इसको लिख लीजिए वाई जेड तल का निर्देशांक। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? वाई जेड है तो एक्स का मान 0, यहाँ वाई जेड है। अब यहाँ देखिए जेड एक्स तल का निर्देशांक, जेड एक्स तल का निर्देशांक, इसको आप अच्छे तरीके से देखते जाइए, आपको बहुत अच्छा तरीका बताया जा रहा है। ठीक है, आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसको देखिए। ठीक, तो हमको लगता है आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि निर्देशांक को आप जान लीजिए, क्योंकि बीच बीच में कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है। अब हम चलते हैं आगे, पढ़ेंगे आगे क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर क्या होता है इसको हम देखते हैं। ठीक, इसमें कुछ नहीं है, इसको आप एक बार ऐसे देखते जाइए वीडियो, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, एक बार देख लेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड वेक्टर यूनिट, सॉरी स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर, उल्टा हम लिख दिए स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो मानक इकाई सदिश कहेंगे। मानक इकाई सदिश, तो सबसे पहले मानक इकाई सदिश को जानने से पहले इसको हिंदी में मानक इकाई सदिश, ठीक, मानक इकाई सदिश। तो मानक इकाई सदिश जानने से पहले अर्थात तो उनको हमको सबसे पहले यूनिट वेक्टर को जानना होगा। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? तो भैया हमने आपको यूनिट वेक्टर माने चाहे इकाई सदिश कह लीजिए चाहे मात्रक सदिश कह लीजिए। चलिए हम इकाई सदिश व मात्रक सदिश दोनों लिख देते हैं, इकाई सदिश अथवा ठीक है मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश किसे कहते हैं हम इसको समझते हैं। हम पिछले वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए थे। देखिए कोई सदिश ऐसा है अगर उसका परिमाण एक इकाई आ रहा है, एक अंक आ रहा है,
तो वह मात्रक सदिश अथवा इकाई सदिश कहलाता है, वह इकाई सदिश अथवा मात्रक सदिश कहलाता है, अर्थात उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो देखिए मान लीजिए जैसे वेक्टर ए है ना, तो इसका इकाई सदिश कैसे डिनोट किया जाएगा, ए के ऊपर कैप लगा दीजिए, ठीक है, ए के ऊपर कैप लगा दीजिए, तो इसका ए इकाई सदिश हो गया। अच्छा, इसका सूत्र भी हमने बताया था कि वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए, यही चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इकाई सदिश क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका मापांक एक इकाई हो वह क्या कहलाता है, इकाई सदिश कहलाता है। तो यहाँ पर अगर इस एक कैप का जब भी आप मापांक ज्ञात करोगे ना, यह एक सदिश आएगा, अभी आप समझोगे, टेंशन मत लीजिए, अभी आगे जब न्यूमेरिकल आप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जब भी इसका मापांक ज्ञात करेंगे तो एक आ जाएगा। हमेशा याद रखिए, अगर किसी के ऊपर कैप लगा है, उसका मापांक मॉड लगा दोगे तो मॉड लगाने का मतलब उसका परिमाण ज्ञात किया जा रहा है। अभी परिमाण ज्ञात करना भी हम सिखाएंगे, तो उसका मान कितना आएगा, एक। कब एक आएगा, जब एक कैप रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, उसका मैग्नीट्यूड जब ज्ञात करते हैं। अब हम यहीं पर देखते हैं, जैसे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर, ये क्या होता है, जैसे हमारे पास मान लीजिए ऐसे ए 3D चित्र हो गया, हमने बताया इसको हम क्या कर दिए, इसको x अक्ष, इसको y अक्ष, इसको z अक्ष करेंगे, ठीक। और ये क्या है, ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है, हमारा ओरिजिन है। इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए x अक्ष की दिशा में, थोड़ा सा इसको सीधा खींच लेते हैं। देखिए x अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होता है, मतलब इकाई सदिश इसकी दिशा जो बताता है, x अक्ष की जो दिशा बताता है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस जो बताता है वो इकाई सदिश जो है डायरेक्शन। देखिए एक चीज़ और हम थोड़ा सा बताना भूल गए, जैसे इकाई सदिश क्या करता है, वो दिशा बताता है, ध्यान में रखिए, इकाई सदिश दिशा बताता है, हमेशा याद रखिए, डायरेक्शन बताता है। इकाई सदिश क्या बताता है, डायरेक्शन। तो x अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश दिशा बताता है, मतलब जो इकाई सदिश होता है उसको हम लोग आई कैप से व्यक्त करते हैं। मान लीजिए यहाँ तक ये जो दिशा बता रहा है वो आई कैप से, ठीक है। अब ये यहाँ की दिशा बता रहा है, यहाँ की, तो इधर की दिशा बता रहा है, x अक्ष की दिशा बता रहा है, ठीक है। और देखिए अब इसका माप जब ज्ञात करेंगे ना भैया, तो एक आएगा, क्योंकि इकाई सदिश से कैप लगा है, जब भी इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे तो 1 आएगा। और y अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होता है, y अक्ष की दिशा में वो j कैप से डिनोट किया जाता है, और z अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होता है वो k कैप से व्यक्त किया जाता है। अर्थात अगर हम इनके माप को ज्ञात कर लें, माप माने मॉड लगा दें, तो इसका मान भी 1 आएगा। और मॉड जे कैप के ऊपर मॉड लगा दें, सॉरी जे कैप के बगल में मॉड लगा दें, उनका मॉडुलस ज्ञात करें, मॉडुलस माने मॉड लगा दें तो उसका मान भी 1 आएगा। और के कैप का भी मॉडुलस ज्ञात करें तो वो भी 1 आएगा, ठीक। इनको बहुत अच्छे तरीके से आप समझिए, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब यहीं पर आप हमेशा याद रख लीजिए, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, कि x अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को आई कैप, y अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को जे कैप, z अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को यूनिट वेक्टर को के कैप से डिनोट करते हैं। अब चलिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु O से है, अब यहाँ पर देखिए एक O से है, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, यहाँ कोई बिंदु P है, ठीक है, यहाँ कोई बिंदु P है। तो इसको देखिए OP को जब डिनोट किया जाएगा तो वेक्टर OP लिखा जाएगा। ध्यान से रखिए, कोई बिंदु P है और OP को जब डिनोट किया जाएगा तो O से P का जो सदिश लिखा जाएगा वो OP लिखा जाएगा। और देखिए इधर कितने हैं, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 3 खाने बना दिए, तो इसको लिखा जाएगा 3i कैप। हमेशा i कैप इस पर लगा के लिखना है। अच्छा मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई बिंदु P था, यहाँ पर कोई Q है, और यहाँ पर देखिए कितनी इकाई है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और ये 5वां हो गया Q। तो अगर हम OQ वेक्टर OQ को डिनोट करें तो वेक्टर OQ इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक, 5j कैप, ऐसे, क्योंकि इसकी दिशा में जो इकाई सदिश व्यक्त किया जा रहा है वो कैप से, इसका जब भी माप ज्ञात किया जाएगा भाई
तो जे का मनवा तो एक आना है, तो पाँचे तो खाना हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए इसको देखिए, यहाँ पर कोई है आर है, पी क्यू आर, मान लीजिए आर है 1 2 ऐसे है। अब हम ओ आर को व्यक्त करें, वेक्टर ओ आर, तो बताइए कितनी इकाई हैं? 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, तो 3 इकाई हो गया। तो इसको क्या व्यक्त किया जाएगा? 3k कैप, 3k कैप। देखिए इकाई का मतलब जब भी इनका माप ज्ञात करेंगे तो एक ही आएगा, मतलब 3 इकाई इसकी दूरी हो गई। तो ऐसे ही हम लोग व्यक्त करते हैं। थोड़ा सा व्यक्त करना अभी और आगे सीखेंगे, ठीक है। हम बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आप समझते जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब देखिए इसके आगे, तो यही क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेक्टर, मतलब मानक इकाई सदिश कहलाता है कि एक्स अक्ष की दिशा में जो सदिश होता है उसको आई कैप से व्यक्त करते हैं, वाई अक्ष की दिशा में जो सदिश होता है उसको जे कैप से व्यक्त करते हैं, और जेड अक्ष की दिशा में जो सदिश होता है उसको के कैप से व्यक्त करते हैं, ठीक है। के कैप से जो इकाई सदिश होता है। और ये भी आपने सीखा होगा, आई कैप पर अगर माड लगा देंगे, जैसे आई कैप है इस पर माड लगा देंगे तो इसका मान 1, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जे कैप है इस पर माड लगा दिए 1, और के कैप है इस पर माड लगा दिए तो 1। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर पढ़ेंगे, अर्थात एक सदिश के घटक, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक। इसको लिख दे रहे हैं एक सदिश के घटक, एक सदिश के घटक, सदिश के घटक। तो यहाँ पर देखिए भैया कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर कैसे होता, कैसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 2D चित्र को ले लेते हैं। 2D चित्र में हम आपको समझाते हैं, 2D में समझाते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु P है, ठीक, कोई बिंदु P है और P का निर्देशांक x, y है। 2D है, 2D इसलिए क्योंकि x x डैश y y डैश, और ये आपका मूल बिंदु हो गया। अब मान लीजिए कहीं पर कोई बिंदु P है और उसका जो है निर्देशांक x, y है। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो x क्या है भैया? x यहाँ से यहाँ तक की दूरी होता है। y अक्ष से दूरी को x कहते हैं, आप लोग जानते हैं। y अक्ष से दूरी को x कहते हैं, यही x है। x अक्ष से दूरी को y कहते हैं। y क्या है? x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष तो यह है, तो x अक्ष से दूरी को क्या बोलेंगे? y बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तो y हो गया, ये x हो गया, तो ये भी x हो गया। अब हमको o से p को बताना है, O से P को सदिश के फॉर्म में बताना है, O से P को सदिश के फॉर्म में बताना है। तो यही चीज़, ठीक है। अब मान लीजिए O से P की सदिश मान जो है, OP का सदिश रूप वेक्टर R होगा। ये तो वेक्टर R हमने बोला, ये वेक्टर R होगा मान लिया, लेकिन ओरिजिनल में इसका मान क्या होगा? अगर इस तरीके से लिखा है तो आप यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको A मान लें तो त्रिभुज सदिश, त्रिभुज के सदिश योग का नियम जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा वेक्टर ओ ए प्लस ए पी, वेक्टर ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू ओ पी, इक्वल टू ओ पी। देखिए ध्यान से देखिए, अभी हमने पहले सबसे पहले बताया ओ ए प्लस ए पी बराबर ओ पी, ये चीज़ हुआ। ओ ए का मान कितना हुआ? x हो गया, सॉरी देखिए जब इसको सदिश के फॉर्म में बताना है तो आप इसमें सदिश लगा के बताएंगे। तो x अक्ष की दिशा में कौन सा इकाई सदिश होता है? i। x अक्ष की दिशा में i इकाई सदिश, तो x नहीं बताना है, x i कैप। अब p देखिए इधर, ठीक है, एक किस दिशा में जा रहा है? y अक्ष की दिशा में। भाई y है तो y ये भी तो है, तो y अक्ष की दिशा में, y अक्ष की दिशा में, दिशा इसकी y अक्ष है, देखिए y अक्ष है, तो इसमें क्या होगा? इसका मान AP यही है, AP का मान yj कैप होगा, और OP का मान क्या होगा? r डैश होगा, सॉरी r वेक्टर r होगा। तो यही वेक्टर r का मान हो गया। तो वेक्टर r का मान हो गया xi कैप प्लस yj कैप, यही चीज़ होता है भैया। तो इसमें करना क्या है, इसमें हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, जैसे आप इसमें डायरेक्ट समझ जाइए, कुछ करना नहीं है, जो सवाल में करना है उसको अब हम बता रहे हैं। अगर ये भी नहीं समझ में आया तब भी टेंशन मत लीजिए। जैसे कोई सदिश P है ना, तो P है
तो वहाँ OP बराबर आप क्या लिख सकते हैं, चाहे OP बराबर, OP को हमेशा वेक्टर R माना जाएगा, हमेशा याद रखिए OP को हमेशा क्या माना जाएगा, वेक्टर R। तो OP बराबर अगर P है x कामा y है, P का मान दे दिया है x कामा y निर्देशांक, OP बराबर आप ऐसे लिखिए x I कैप प्लस y j कैप। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई वेक्टर Q है, आप सपोज करिए यहीं पर हम लिख दिए कोई वेक्टर Q है और इसको हमने 2,3 लिखा, तो इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर OQ इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। इस तरीके से इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। यही प्रक्रिया हम लोग 3D में भी अपनाएंगे। 3D में ध्यान से देखिए, 3D में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 3D है, ये चित्र हो गया, ये x है, ये y है और ये z है, ये हमारा मूल बिंदु है। मान लीजिए कोई बिंदु P है, तो इसका निर्देशांक जानते ही हैं x y z 3 निर्देशांक होंगे। ठीक है, 3 बिंदु होंगे x y z। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पर OP का मान R। अब यहाँ पर R बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर R बराबर कुछ करना नहीं है, x है तो x I कैप लिख दीजिए, y है प्लस y j कैप लिख दीजिए, z है तो z k कैप लिख दीजिए। यही कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर है। ठीक है, यही कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर है। मान लीजिए कहीं भी कुछ दिया गया हो, जैसे ऐसे हमने लिख दिया, q लिख दिया और 2 लिख दिया, -3 लिख दिया, चलिए प्लस ही लिख दे रहे हैं, और 4 लिख दिया। अब हम पूछें OQ का मान कुछ करना नहीं है, क्या करना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कहीं P बराबर दिया है, P बराबर 1 -2 4 दे दिया, तो हम इसको वेक्टर P बराबर, चाहे OP बराबर लिख लीजिए चाहे वेक्टर P बराबर लिख दीजिए। इसको हम लिखेंगे I कैप माइनस 2j कैप। ठीक है, 1i है तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, और प्लस 4k कैप, 1 तो 1i कैप। ठीक है, -2j कैप प्लस 4k कैप, इस फॉर्म में लिख देंगे। अगर ऐसे लिखा तो उनको वेक्टर बनाना है तो i j के पीछे पीछे लगा दीजिए, यही कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर है। ठीक है, एक सदिश के घटक है, तो इस चीज़ को आपको लिखने आना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, पोजीशन वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे। पोजीशन वेक्टर, स्थित सदिश, पोजीशन वेक्टर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थित सदिश। इसका बहुत बड़ा रोल है भैया, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। स्थित सदिश क्या होता है इसको देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास, ठीक है, आपके पास कोई वेक्टर है AB है, AB वेक्टर है AB, A से B की दिशा। ठीक है, और इनके निर्देशांक दिया है x1 y1 z1, और इनके निर्देशांक दिया है x2 y2 z2। ठीक, इनके निर्देशांक x1 y1 z1 x2 y2 z2 दिया गया है। ठीक, अब आप देखिए, अब इस वेक्टर AB की स्थिति बतानी है मूल बिंदु O के सापेक्ष। मूल बिंदु वही जो मूल बिंदु तीनों अक्ष जहाँ पर होते हैं, तो हम केवल मूल बिंदुएं बना रहे हैं। मूल बिंदु O के सापेक्ष A की और AB की स्थित सदिश बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप मूल बिंदु बना लीजिए। ठीक है, मूल बिंदु से O से A की दिशा में खींच दीजिए, O से A की दिशा में खींच दीजिए, और O से B की दिशा में खींच दीजिए। अब आप यहाँ पर हमको क्या बताना है, AB की स्थित सदिश बताना है। AB की स्थित सदिश, ध्यान में रखिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। AB की स्थित सदिश, किसी भी सदिश की स्थित सदिश कैसे ज्ञात किया जाता है हम इसमें बता रहे हैं, फिर उसके बाद आपको खटखटुआ मॉडल बताएंगे, उससे देखिएगा। तो देखिए, त्रिभुज के योग के नियम से हम लोग अगर इसको लिखें तो भैया वेक्टर OA ऐसे लिखेंगे। फिर से देखिए, ऐसे यहाँ लिख दे रहे हैं वेक्टर OA प्लस AB प्लस वेक्टर AB बराबर। अब देखिए त्रिभुज का योग, देखिए OA से AB चले तो बराबर क्या होगा, बराबर OB होगा, वेक्टर OB। अब हमको ये AB बराबर ज्ञात करना है ना, तो वेक्टर AB बराबर वेक्टर OB, और इनको उठा के इधर ले जाइए, वेक्टर OA।
यही इसकी स्थित सदिश है। ध्यान से देखिए, ऐसे इसमें कुछ करना नहीं है। वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष इनकी स्थिति ए बी की बताई जा रही है। ठीक है, अब आप इसको जल्दी से कैसे करेंगे। मान लीजिए कहीं वेक्टर ए बी है, ये सब चित्र तो आप भूल जाइए। अब ऐसे देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लीजिए, अब इधर देखिए, इधर से ही काम हो जाएगा और सब आएगा। सवाल आप लगाते जाइए, सब समझ में आएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दो तरीका है। वो बी बाद में है तो उसको वेक्टर ओ बी लिख दीजिए, ओ अपनी ओर से लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि मूल बिंदु ओ के ही सापेक्ष हमेशा स्थित सदिश बताई जाती है कि कोई भी सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष कैसी उसकी स्थिति है, कहाँ स्थित है, उसी के सापेक्ष। तो ओ आप जनरेट कर दीजिए और देखिए माइनस वेक्टर ओ ए पहले है तो माइनस लगा के पहले लिख दीजिए। अच्छा, बहुत से लोग इसी को क्या लिखते हैं, बहुत से लोग ओ नहीं लिखते हैं, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो ए भी सही है, ए भी सही है, चाहे इस तरीके से लिखिए चाहे इस तरीके से। मान लीजिए कोई वेक्टर पी क्यू है तो इनकी स्थित सदिश कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर पी क्यू की स्थित सदिश वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, इस तरीके से लिखिए। या ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर पी क्यू इक्वल टू, इसको ओ क्यू लिख दीजिए, वेक्टर ओ क्यू, ओ अपनी ओर से लगाकर माइनस ओ पी लिख दीजिए। क्या करना है, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष। ऐसे ही तो हम हमेशा ज्ञात करेंगे, वहाँ त्रिभुज का नियम लगाएंगे, तुरंत ऐसे आ जाएगा। देखिए कैसे आ गया। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अगर ये चीज़ आप ज्ञात करना सीख गए भैया जी, तो अब इसके आगे कुछ नहीं होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए आर एस वेक्टर है, अब इनकी स्थिति सदिश को लिखना है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेक्टर एस को पहले माइनस वेक्टर आर। मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया, बहुत से लोग ओ लगा के लिखते हैं, ये भी सही है, ओ एस माइनस ओ आर। तो चाहे इफ फैशन होम लिखो चाहे इफ फैशन होम लिखो, दोनों फैशन वहाँ सही है। ठीक है, तो हमारा वीडियो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और जस्ट एक नया वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। अब जब आएंगे तो आपको यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे, बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए, और हम अब पहले वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको भी वॉच करिए, तब इसको देखिए, तब समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। आप हमारे वीडियो को ऐसे सरसरी तौर से देख लीजिए, बहुत नोट करने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत हुआ होगा और आगे सवाल निश्चित तौर पर आप लगा ले जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।